बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क। आज का हमारा सेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से फर्दर टॉपिक हमारा मेन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, जिसमें हमने बात की थी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और इसके फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी हासिल की जा सकती है। देखने में तो बहुत अच्छी बातें हैं कि ठीक है जी, ये हम मेथड अडॉप्ट कर लें, अपने क्लाइमेट को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लें, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो बेसिकली हमने इम्प्लीमेंटेशन एंड अडॉप्शन इन पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है कि अब तक कितना इसमें इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज है, और पाकिस्तान इस पूरी चीज को अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि फॉसिल फ्यूल से हासिल होने वाली एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कैसे हो सकता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी भी डिफाइन कर चुके हैं, रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल एंड replenishable sources such as solar, wind, hydro power and biomass। इस पे हम बात अब नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिटेल्स कर चुके हैं। एज पाकिस्तान ग्रैपल्स विद एनर्जी शॉर्टेजेस, इसमें तो कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है एनर्जी की वो इतनी है कि हम उसका तकरीबन आजकल की बात है, चूंकि मौसम सरमा है, ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री भी शट डाउन हो चुकी है, तो तकरीबन 35 to 40% तक हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लैंड लैसेस होते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वजह क्या है कि हम इतनी लो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉस्टली है। कॉस्टली होने की वजह से लोग इस्तेमाल इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे एनर्जी को, लेकिन बावजूद इसके अगर सही तरीके से इसको छोड़ा जाए, मार्केट रेट पे छोड़ा जाए, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है एनर्जी की, हमारी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा हो। लेकिन ये तो एक टेम्परेरी किस्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसकी जो यूज है उसको कंट्रोल किया गया है। सो ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। आप ये भी फील करें कि ऑन एवरेज एनर्जी की शॉर्टेज है अगर नॉर्मल इस्तेमाल किया जाए। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी इसके रहते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल वगैरह से हासिल करते हैं एनर्जी को। एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर पावर की जरूरत भी है, क्योंकि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है वो तेजी से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमिकली वायबल सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये हमें क्या ऑफर करती है? एक सस्टेनेबल है, माहौल के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं, इकोनॉमिकली जो है ये सस्ती पड़ती है और बेहतरीन ये हल है सारी मुसीबतों का। डिस्पाइट इट्स इमेंस potential, the implementation and adoption of renewable energy in Pakistan face various challenges and opportunities। कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इसके challenges भी हैं और मौजूदा opportunities भी मौजूद हैं जिनसे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। सो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन पाकिस्तान क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले एनर्जी मिक्स। पाकिस्तान एनर्जी मिक्स इज स्टिल हेविली रिलायंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कि हम अभी तक फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत सारा रिलाई करते हैं, विद ओवर 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज ऑयल का इस्तेमाल करते हुए, गैस, कोल का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 60% जितनी प्रोडक्शन एनर्जी की उसकी हम फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स लेस देन 10%, और ये बहुत रेशो कम है, 10% ऑफ द टोटल एनर्जी मिक्स, यानी कि हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 10% हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से हासिल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कौन कौन से, ऑलरेडी भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। हाइड्रो पावर, जो पानी के इस्तेमाल से होती है, यानी कि पानी को यूज करते हुए जो पावर जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। Pakistan has a significant capacity for hydropower with over 9,000 megawatt installed and potential for much more, particularly in the northern region। वहां पे मजीद भी आप डैम्स वगैरह लगाकर
इस कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं और सोर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल के सोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो सोलर पोटेंशियल इज अबंडेंट ड्यू टू हाई सोलर रेडिएशन अक्रॉस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ज्यादातर मुस्लिम जो पाकिस्तान के हिस्से हैं वहां पर इतना सूरज तेज जो धूप होती है वो शिद्दत से होती है कि उससे काफी पावर हम हासिल कर सकते हैं, स्पेशली इन सिंध, पंजाब एंड बलूचिस्तान। इसके अलावा wind energy है, the coastal regions of the Sindh and Balochistan have significant potential for wind energy with wind corridors like Jimpeer and Garu identified as promising area। तो यहाँ भी यानी कि वाइंड के जरिए से जो चलने वाली हवा है वो तेज है, उससे भी पावर हासिल की जा सकती है। इसके अलावा बायोमास यानी कि जो कुदरती प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ज़राई इलाका है और फसल काट लेने के बाद बहुत ज्यादा कचरा बच जाता है, सो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल रेजिडुअल, एनिमल वेस्ट एंड म्यूनिसिपल वेस्ट ऑफर अ सब्सटेंशियल अनटैप्ड सोर्सेज फॉर बायो एनर्जी। अब इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्शन के जो चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड लैक ऑफ यूनिफाइड एनर्जी स्ट्रेटजी हिंडर द लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम इस एनर्जी का जो रिन्यूएबल का सोर्स है इसको इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज मौजूद हैं। गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करने की बजाय अपने सोर्सेज को इंक्रीज करने की तरफ उसकी तवज्जो रहती है, और इसके अलावा और बहुत सारी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं जिससे फायदा अपना उठाना, अपना माल बनाना वो ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से इससे अभी फायदा नहीं उठाया जाता इस हद तक जिस हद तक होना चाहिए। डिलेज इन अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डिस्करेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, एक ऐसा सेटअप लगाना चाहता है जिससे 2-3 गांव, एक पूरा शहर उसको पावर वो दे सके और उनसे कोई बिलिंग चार्ज कर सके, तो इस तरह की कोई मोनोपोली जो है वो वापडा के नाम से, लेस्को फेस्को व्हाट्सएवर जो भी उसका नाम दिया जाए, उनकी इजारादारी को तोड़ने के लिए इनको जो अलाउ नहीं किया जा रहा, यानी कि उसकी इजारादारी रहे। और उसी तरह से अभी लास्ट एक मैं न्यूज सुन रहा था, उसमें बात हो रही थी कि अभी हमें एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पावर का तकरीबन 10 रुपए था, उस पर 7 रुपए कुछ और टैक्सेस वगैरह मिला के तो ऑन एवरेज 10 रुपए के करीब बन जाती है। अब यहाँ पे हिसाब लगाएं कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल जो है वो पे कर रहा है एक यूनिट का, वो 30 रुपीज से लेके 60, 50, 60, 55, 60 तक भी उसके यूनिट जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी टोटल कंजम्पशन कितनी है। तो कितना फर्क है, तो ये इस चीज का जो चंक यहाँ से आवाम से हासिल किया जा रहा है, ये असल मसला है कि कहीं इसको हम खो न दें। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस हैं। वीक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन नॉट इफेक्टिवली इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड में पहले ही इतनी सख्त नहीं है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो ये अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से नेट मीटरिंग के जरिए से अगर ये जो बिजली की प्रोडक्शन है इसको भी इस ग्रिड में डाल दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। नंबर थर्ड पे है लैक ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि जो लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पैनल वगैरह, उनकी जो है वो कैपेबिलिटी भी नहीं है। फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, तो अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स पे करना पड़ता है। अल्टीमेटली पाकिस्तान में डॉलर्स की पहले ही शॉर्टेज है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से लिमिटेशंस हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल बैरियर्स हैं। हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेटर इन्वेस्टर्स, कि एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर इसमें कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसके पास भी ठीक ठाक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो इसके साथ साथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड इनएडिक्वेट इंसेंटिव्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको के ज्यादा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो फाइनेंसिंग करने चाह रहे हैं इस
इस तरह के प्रोजेक्ट्स में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ खुद अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किसी और को इस तरह की कोई फंडिंग नहीं देते जिससे कोई प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी एंटर हो सके। नंबर 4 पे अवेयरनेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि लोगों में मालूमात नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज उस हद तक है नहीं है, उन चीज़ों को समझना इतना फिर उनके लिए आसान नहीं रहता। सो इसमें लो पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि रिन्यूएबल एनर्जी हो या फॉसिल फ्यूल से हासिल कर दी एनर्जी हो, उनको इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट को देखते हैं, और शुरू में जो लगाई जाने वाली कास्ट है कि 10 लाख 15 लाख हम कहाँ से अपने पैसे को बाउंड करें, और फिर वही एनर्जी जो हमें 50-60 हज़ार बिल आ रहा है, तो क्या हमें वो करना चाहिए, यानी कि उनको कैलकुलेशन का थोड़ा मसला है, कैलकुलेशन कर नहीं पाते, तो अल्टीमेटली ये स्टक हो जाते हैं लोग। शॉर्टेज ऑफ skilled professionals and technicians to manage and maintain renewable energy system, तो इसकी भी शॉर्टेज है, प्रोफेशनल जो टेक्नीशियंस हो वो भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा एनर्जी की एक अपनी सियासत है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, फायदे उठाए जाते हैं। हैवी सब्सिडीज ऑन फॉसिल फ्यूल्स डिस्टॉर्ट मार्केट डायनामिक्स, मेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी अपीयर लेस कम्पिटिटिव। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो कम्पिटिटिव इतने लगते नहीं है जब आप हैवी सब्सिडी आपको फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी के ऊपर दस्तयाब होते हैं। अच्छा जी, कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी की पाकिस्तान में जिनको यूज होना चाहिए, करना चाहिए? नंबर 1 पे है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सबसे पहले द अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी ARE पॉलिसी 2019 एम्स टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी शेयर टू 30% बाई 2030, यानी कि 2030 तक इसका शेयर 30% तक हमने लेके जाना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, यानी कि जो आप प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाए टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स आप करें, कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सच एज विंड एंड सोलर पार्क्स। तो आप जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए से उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि विंड एंड सोलर पार्क वो शामिल है, उनको भी इन्हेंस किया जाए, उनके ऊपर भी तेजी से अमल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्सेज की अबंडेंस है पाकिस्तान में विद इट्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। Pakistan has untapped resources that can significantly increase its renewable energy capacity. इसके साथ साथ नंबर 4 पे है नेट मीटरिंग करें आप, जो सोलर सिस्टम लगाते हैं एक्स्ट्रा पावर जो जनरेट होती है उसको ग्रिड में डालें। encouraging the adoption of rooftop solar systems by allowing households and businesses to sell surplus electricity to the ग्रिड। इसके अलावा जॉब क्रिएशन का एक से मैकेनिज्म हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिकमेंडेशन क्या है पूरे इस सिस्टम के लिए? मसाइल भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और ज़रूरत भी है। सो रिकमेंडेशंस क्या है, वे आउट क्या है कि इस पूरे मामले को एक ब्रिज आउट किया जाए, इस इशू को निकला जाए। रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड अडॉप्शन। सबसे पहले पॉलिसी रिफॉर्म्स करने चाहिए गवर्नमेंट को। डेवलप अ क्लियर लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी रोड मैप विद अचीवेबल टारगेट्स। इसके अलावा स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेसेस टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है रेगुलेटरी प्रोसेसेस की, और इनकरेज करना चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में एज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्राइवेट एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनको इनकरेज किया जाए बजाय इसके कि उनको रेगुलेशन में फंसा के रख दिया जाए। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएं लोगों को ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। प्रोवाइड टैक्स एग्जेम्पशन, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। बिजनेस करने वाले हैं उनको एग्जेम्पशन दी जाए, टैक्स से सब्सिडी दी जाए, लो इंटरेस्ट चार्ज किया जाए उन लोन्स पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन है। इसके साथ साथ है इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू शेयर फाइनेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट, कि इनकरेज करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, तो इससे क्या पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट भी इनहेंस हो जाए, उस तरह के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करे, सपोर्ट करे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। फाइनेंशियल जो रिस्क है और बेनिफिट्स हैं उनको मिलकर शेयर किया जाए, जो बेनिफिट है उसको शेयर करें और जो रिस्क है वो गवर्नमेंट उनके ऊपर
अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे और इसको रिड्यूस करे। अच्छा जी, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है। मॉडर्नाइज द नेशनल ग्रिड टू अकोमोडेट डिसेंट्रलाइजेशन एनर्जी सोर्सेज। साथ साथ में इस्टेब्लिश लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड इक्विपमेंट, यानी कि आप जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर करें, जिससे हम इंपोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर रिलायंस हमारा कम हो। और अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। एक तो जो इक्विपमेंट है उससे जो पावर बनती है उसकी कैपेसिटी, बाकी जो ह्यूमन पावर है उसकी कैपेसिटी, गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी कैपेसिटी। सो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस करना है। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप स्किल्ड वर्कफोर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। दूसरे नंबर पे प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि खुद पाकिस्तान में R&D करें सोर्सेज पर इन रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन टेलर टू पाकिस्तान स्पेसिफिक नीड। पाकिस्तान की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो उसको तरजीह देनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं, और अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने की वजह से हम अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। हाईलाइट द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा इंकरेज कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू फोस्टर ग्रास रूट अडॉप्शन। इसके साथ साथ में है नंबर 6 पे रीजनल कोलैबोरेशन, यानी कि अपने रीजन में जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनमें अगर ये इस तरह की फैसिलिटी है, चाइना से आपको बेहतरीन इक्विपमेंट मिल जाता है, तो कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो रिस्क हैं उनको जो रिड्यूस किया जा सके, जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके, अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया जा सके। सो कोलैबोरेट विद नाइबरिंग कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड शेयर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कंक्लूड करें अपने टॉपिक को। सो द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इन पाकिस्तान इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल नेसेसिटी, सिर्फ माहौल की जरूरत नहीं है बट एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ ही लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। बाई एड्रेसिंग पॉलिसी, यानी अगर पॉलिसी बनाए फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इन मुश्किलात को अगर एड्रेस किया जाए, पाकिस्तान कैन अनलॉक इट्स वास्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। तो पाकिस्तान जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तेजी से शिफ्ट कर सकता है तो उसको हासिल किया जा सकता है। द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैन रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन इंपोर्टेड फ्यूल्स, यानी कि जितना ज्यादा हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमारा इन्हिसार कम हो सकता है। मिटिगेट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारा माहौल खराब हो रहा है उसको भी बेहतर किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। ये मिटिगेशन का भी एक इम्पैक्ट है, एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एंड क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, और आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर मुस्तकबिल छोड़ सकते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज, ये सिर्फ एक अफराद का काम नहीं है, कम्युनिटीज मिलकर सारे काम करें, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी काम करना है टू वर्क कलेक्टिवली टू अचीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की तब्दीली को हासिल करने के लिए मिलकर यकजहती से इसकी तरफ गामयान होने की जरूरत है। सो जी, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। खुदा हाफिज़।